खबर भी आपको बता देते हैं। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए मतदान लगातार जारी है और मतदान का जो ताजा अपडेट सामने आया है, 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग सुबह से ही चल रही है और दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े की अगर बात करें तो 50% से भी कम मतदान थोड़ा सा। और बिहार में दोपहर 3 बजे तक 43% मतदान हुआ है, वोटिंग हुई है। चंडीगढ़ में 52.61% मतदान हुआ है और हिमाचल में दोपहर 3 बजे तक 58.41% मतदान हुआ है। झारखंड में दोपहर 3 बजे तक 7.14% मतदान हुआ है। उड़ीसा में दोपहर 3 बजे तक 49.77% मतदान। पंजाब में 46.38% मतदान 3 बजे तक हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश में 46.83% मतदान 3 बजे तक हुआ है। पश्चिम बंगाल में भी 58% से ज्यादा मतदान 3 बजे तक हुआ। और इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि लगातार महामुकाबला में हम कवरेज कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की 7वें चरण का। आखिरी आज मतदान का दिन है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जादौन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं और बीजेपी से विधु रावल, कांग्रेस से मनीष खटाना जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले मैं अमित तिवारी आपके पास ही आना चाहूंगा क्योंकि लगातार जो वोटिंग चल रही है और वोटिंग की जो परसेंटेज की बात करें अब तक की 3 बजे तक की, तो उसको देकर के क्या कुछ अंदाजा, क्या कुछ अनुमान आप लगा पा रहे हैं? क्या इस चरण में भी वोटिंग फीसद उसी तरह से वोटिंग फीसद में गिरावट दर्ज की जाएगी जिस तरह से अब तक पीछे का जो रिकॉर्ड देखने को मिला है? देखिए हितेंद्र, 6 दौर का चुनाव समाप्त हो चुका था। अब आज 7वें दौर का, यानी कि मैं 7वां दौर जो है वो 7वां दरवाजा है सत्ता के नजदीक जाने का। तो यह अंतिम जो आज चरण है वो भी इसका चुनाव संपन्न हो रहा है और लगातार वोटिंग हो रही है। वोटिंग प्रतिशत का जो ट्रेंड जो सुबह से ही देखने को मिल रहा था, वो सुबह पहले अच्छा रुझान मिल रहा था कि अच्छी वोटिंग हो रही है। हाँ। लेकिन अब धीरे धीरे दोपहर करके या तो गर्मी की वजह से, जैसे भी कोई कारण रहे होंगे, लेकिन यह धीमा हो गया है। और जो पिछली बार की अपेक्षा की बात करें तो 2019 में जो वोटिंग प्रतिशत आया था वो 63% के आसपास आया था और उसमें भी देखिए पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक वोटिंग 78% से ज्यादा की वोटिंग जो दर्ज की गई थी, तो वो एक सुखद काम था। बिहार फिसड्डी रहा था, बिहार अब भी पीछे चल रहा है वोटिंग के मामले में। और लगातार जो 7वें चरण के अगर चुनावों की बात करें तो बिहार जो लगातार अब की बार पिछड़ता रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? क्या मतदाता जो है वो तमाम जो अगर बात करें तो नेताओं से, तमाम दलीय राजनीति से, क्या वो खुश नहीं है या उनमें उत्साह नहीं रहा? ऐसा कोई कारण रहा होगा निश्चित रूप से, इसलिए बिहार पीछे है। और बिहार हालांकि 2019 में भी पीछे रहा था। और इस बार पश्चिम बंगाल जो अब तक का जो आया है वोटिंग प्रतिशत, वो सही नहीं है पश्चिम बंगाल के लिहाज से, क्योंकि काफी कम वोटिंग जो प्रतिशत दर्ज किया गया है। ऐसे में उसे सही नहीं कहा जा सकता। और खासतौर पर जो सत्तारूढ़ दल है टीएमसी, क्योंकि पिछली बार जब 9 सीटों पर चुनाव हुआ था, देखिए 7वें चरण की, उस समय टीएमसी को फायदा हुआ था। तृणमूल कांग्रेस की करीब 8 सीटें जो है इस चरण में आई थी, तो उन्हें फायदा मिला था और वोटिंग प्रतिशत भी बम्पर हुआ था। लेकिन इस बार कम हुआ है, तो ऐसा लगता है कि टीएमसी को नुकसान होने जा रहा है कुछ सीटों पर, ऐसा अनुमान है। और भारतीय जनता पार्टी 57 सीटों की बात करें, देखिए 8 राज्य है, 7 इसमें राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी को इस जो 7वें चरण में खासा लाभ मिला था। उस समय उन्हें 25 सीटें मिली थी, उनके सहयोगियों को मिलाकर 32 सीटों का आंकड़ा रहा था। और दूसरी अगर तरफ बात करें तो टीएमसी का, जैसे मैंने पहले बताया, तो ऐसे में लग रहा है कि वोटिंग प्रतिशत के लिहाज से अब की बार जो है वो महामुकाबला जो इन दिग्गजों की सीट पर देखने को मिल रहा है। देखिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से तीसरी बार चुनाव मैदान में उतरे हैं और इस 7वें चरण में ही देखिए पूर्वांचल की जो सीटें हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है और खासतौर पर वहां जातीय आधार पर जो है वो वोटिंग होती है और जातीय आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन होता है। उसमें भी ज्यादातर सीटों पर, पूर्वांचल की जो सीटें हैं, वहां से एनडीए के सहयोगी दल जो छोटे छोटे हैं, चाहे अपना दल की बात करें, अनुप्रिया पटेल की बात करें, और इस तरह के जो उनके जो सुहेल देव है, उनकी वो जो उनका दल है, इस तरह से इसमें जो ये दल अपनी भूमिका अदा करते हैं। और रही बात पंजाब की, देखिए पंजाब में इस बार जो है वो दिलचस्पी भरा मुकाबला, चौकोनीय मुकाबला बनाने की कोशिश की गई है। 27 साल बाद
भारतीय जनता पार्टी अलग होकर शिरोमणि अकाली दल से अलग अपने दमखम को दिखाने के लिए इस चुनाव में उतरी हुई है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने संभवतः एक बड़ी रणनीति के तहत से यहां अलग अलग चुनाव लड़ा है। देखिए, यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने चुनाव मैदान में उतरी हुई है। हालांकि जो अब तक का जो अनुमान आया है, और अभी भी मैं पहले ही कहता हूं कि अनुमान होते हैं, परिणाम होता है। और 4 जून को परिणाम आएगा और एग्जिट पोल जो है वो अब से कुछ देर बाद, जो 6 बजे के बाद शुरू होने आ जाएंगे सामने कि क्या एग्जिट पोल रहते हैं। लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है, मैं पहले ही कह रहा हूं, अनुमान होते हैं, अनुमान के बाद परिणामों में क्या बिल्कुल अनुमान होते हैं, अपने अनुमान होते हैं। पहले भी 2019 और 2014 की बात करें, और जो मीडिया संस्थान होते हैं उनकी तरफ से भी अनुमान लगाए जाते हैं चुनाव के बाद। और आज थोड़ी देर बाद हरियाणा न्यूज पर भी हम चर्चा करेंगे इसी बात को लेकर के, एग्जिट पोल को लेकर के। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी भी हमारे साथ बने हुए लगातार। राजेंद्र जादौन जी, आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ स्थिति फिलहाल आप देख पा रहे हैं? क्योंकि आज 7वें चरण का, या यूं कहें कि लोकसभा का जो चुनाव चल रहा था, महापर्व जो चल रहा था, आज उसका आखिरी दिन है मतदान के हिसाब से अगर देखा जाए तो। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ जी सभी जगह, और अब तक जो है 3 बजे तक का जो आया है अपडेट, तो वो तो काफी कमजोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 8 घंटे गुजर चुके हैं। बिल्कुल 7 बजे से लेके अब तक 3 बजे तक 8 घंटे गुजर गए और अब 3 घंटे ही बाकी है। तो मुझे लगता है कि जो अन्य चरणों में जिस तरह से एक एवरेज मतदान हुआ है जी, उसी स्तर पर अभी 7वें चरण में भी ये होने वाला है, उतना ही रहने वाला है। बिल्कुल। और ये बड़ी कमजोरी की स्थिति है। हाँ। नारे बड़े बड़े दिए गए हैं कि मतदान और का पर्व और भारत का गर्व, हाँ। और चुनाव आयोग ने भी बड़े बड़े वो दावे किए, और राजनीतिक दल भी वो कहते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्राएं और पन्ना प्रमुख तक बना लिए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जी। तो, और विपक्ष भी कह रहा था कि हम लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये सभी दल इस लड़ाई में कितनी भागीदारी कर पाए, ये आंकड़ा सबके सामने। हाँ, भागीदारी तो बढ़ा नहीं पाए। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि किसके हक में क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये तो 4 तारीख को ही पता लग पाएगा। लेकिन फिलहाल मुकाबला लगातार जारी है। मनीष खटाना जी भी हमारे साथ बने हुए कांग्रेस से। मनीष जी, कहाँ देख रहे हैं इंडिया अलायंस की स्थिति आप? आज भी मतदान चल रहा है, आज आखिरी मौका है 57 सीटों पर। जिस तरीके का मतदान चल रहा है, किस तरह का आप अनुमान लगा पा रहे हैं? मनीष जी शायद मेरी आवाज जी। हाँ जी आ रही है सर। देखिए, आज जो आखिरी मतदान जो हो रहा है, और मुझे लग रहा है शाम तक आप भी एग्जिट पोल शुरू कर देंगे, और जो भी है देश में और प्रदेश में जिस तरीके का वातावरण पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने डिलीवर किया, किसान के लिए करा, आम नौजवान के लिए किया, महिलाओं के लिए किया, खिलाड़ी के लिए किया, छोटे लघुपति उद्योगों के लिए किया, जो भी डिलीवर किया, उससे हर जगह जो स्थिति है वो वास्तव में त्राहिमाम की है। और 10 साल के कार्यकाल में बीजेपी को ये काम ये नहीं गिना सकती कि ये काम, जैसे आज से पहले भी देश के, जब देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री देश के हुए वो सब जाने जाते हैं। कोई हरित क्रांति के लिए, कोई श्वेत क्रांति के लिए, कोई कंप्यूटर क्रांति के लिए, हर एक पे अपनी अपनी एक वो है कि यार इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये चीजें हुई, ये उपलब्धि हुई। और मुझे लगता है मोदी जी के कार्यकाल में उपलब्धि नोटबंदी है, जीएसटी है, काले कृषि कानून है, अग्निवीर है, 750 किसानों की शहादत है। तो मोदी जी के जो युग में 10 साल का जो कार्यकाल रहा, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं। जो व्यक्ति 70 साल का कांग्रेस से हिसाब मांग रहा था, वो 7 साल अपना नोट नहीं चला पाया। जिसने जीएसटी बनाई उसने 56 बार अमेंडमेंट करनी पड़ी, और जीएसटी को भी ढंग से लागू नहीं कर पाए। जो व्यक्ति किसानों की बात करते थे, किसानों की आय 2022 में दोगुनी करने की बात करते थे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात करते थे, उनकी सरकार में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। ये बहुत बड़ी। जो व्यक्ति जवान की बात करते थे, भारत माता की जय की बात करते थे, जवानों के साथ 4 साल के लिए ठेकेदारी प्रथा पे सेना में भर्ती के दरवाजे खोल दिए इस सरकार ने। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। महिला खिलाड़ियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ पूरे देश में देखा, जिसने देश का सम्मान पूरे विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया। उन महिलाओं के सम्मान के साथ क्या हुआ? जो लोग बुलेट ट्रेन की बात करते थे, जो लोग 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, 15 लाख खाते की बात करते थे, स्मार्ट सिटी की बात करते थे, बहुत सारी, मेरे ख्याल से वो बातें ही रहेगी। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो वो महंगाई आज आप देख लीजिए चरम सीमा पर है।
जो व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर कहता था कि अगर डॉलर बढ़ रहा है, रुपया घट रहा है, तो उसका मतलब देश का प्रधानमंत्री कमजोर है। तो मैं पूछना मुद्दे लेकर के आप जनता के बीच गए, और जो भी आप बातें कर रहे हैं, जो भी आप मुद्दे लेकर के जनता के बीच गए, कितना लोगों को ये मुद्दे पसंद आए और कितना इस आधार पर लोगों ने वोट किया, ये तो पता चलेगा 4 तारीख को। लेकिन विदु रावल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। विदु रावल जी, क्या कुछ स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि आज मतदान का आखिरी दिन, और कहाँ क्या 400 पार होते हुए दिखाई दे रहा है एनडीए का? काशी ने की पुकार, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। 400 पार का जो एक नारा आज देश का नारा बन चुका है, भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज कदमों के साथ जो है 400 पार की तरफ बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। देश की आम जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को उस मुकाम तक लेकर जा रही है, और इसीलिए मैं बड़ा खुश हो रहा था जब ये सारे विषय मेरे भाई मनीष जी बता रहे थे कि ये सभी विषय मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ मनीष जी ने मुझे बिल्कुल निराश नहीं किया होगा। वो ये सारे विषय जो है जनता के बीच में वो और उनकी पार्टी लेकर गए होंगे, और अगर वो सारे विषय लेकर गए होंगे तो हितेंद्र जी आपने भी नोट किया होगा इन्होंने कौन कौन से विषय गिनवाए। अगर इसके बाद भी 4 तारीख आने वाली है, राहुल और प्रियंका दोनों हाथ पकड़कर नानी के घर जाने वाले हैं, अगर ऐसा होता है तो फिर इन विषयों का कोई भी महत्व नहीं रह जाता, और फिर इन विषयों से कांग्रेस को भी तौबा करनी चाहिए। उन्हें मान लेना चाहिए, हार स्वीकार कर लेनी चाहिए कि इन विषयों पर जनता को भ्रमित करने का जो कांग्रेस का प्रयास था वो पूरी तरीके से असफल हुआ। और असफल इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस की कोई प्रमाणिकता नहीं है। किस प्रकार से वो हर प्रकार के प्रलोभन दे चुकी है, सब कुछ घेर दिया उन्होंने कह दिया कि आपका आरक्षण खतरे में है, जातिगत वोट लेने के लिए उन्होंने प्रयास किया, जबकि आरक्षण तो भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया। जम्मू कश्मीर में 70 साल में जो आरक्षण लागू नहीं था तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तक भी लेकर गई इस आरक्षण को। भारतीय जनता पार्टी ने तो इसके लिए लड़ाइयां लड़ी, जबकि कांग्रेस पार्टी जो है हरियाणा के अंदर ही हम देख रहे हैं किस प्रकार से प्रयास कर रही है कि गरीब को किसी न किसी से नुकसान पहुंचाया जाए। कल ही एक हाईकोर्ट के फैसले में हम देख रहे हैं कि फैसले में दूसरी पक्ष में कौन खड़ा था। गरीब को अगर नौकरियां मिलती है तो इसके विरुद्ध कौन खड़ा है, देखा हमने सब। तो इन सब बातों में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो जाती है। अंग्रेजी में कहते हैं टू क्लेवर बाय हाफ, किस प्रकार से ये जो है, और हरियाणवी में कहते हैं घनी सियाणी 2 बार पोए लेकिन भुक्खी सो गए। ये जो ज्यादा घने सियाणे हैं, जनता इनसे ज्यादा सियाणी, और इस नाते से पिछली बार आए थे तो न्याय योजना लेकर आए थे, 72,000 रुपए देंगे, जनता ने इनको अस्वीकार कर दिया, इनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। इस बार तो इनकी बैग पैक करवा दी है, इटली जाने की तैयारी करवा दी है राहुल जी की, प्रियंका जी की। तो इनके जो 1 लाख का एक प्रलोभन इन्होंने इस बार रिश्वत रूपी प्रलोभन छोड़ने का प्रयास किया, उसको भी जनता नकारने वाली है। मेरा तो ये निवेदन है, जो भी ये लोग चुनाव के समय कहें वो बात वोटिंग वाले दिन, काउंटिंग वाले दिन और उसके बाद भी याद रखा करें। उसके बाद चेहरे धोकर नई नई बातें ना शुरू किया करें। कम से कम इतना तो स्वीकार करना चाहिए कि इन चीजों पर हार गए। आज वाराणसी में जिस प्रकार से माहौल देख रहे हैं, पाटलिपुत्र से लेकर पटना तक जो रोल देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में जो देख रहे हैं, उड़ीसा में जो देख रहे हैं, एक तरफा चहु और जो है अत्र तत्र सर्वत्र जो है भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। और इस नाते बिल्कुल। अमित, क्या आपको भी लग रहा है ऐसा, जिस तरह की दोनों प्रवक्ता बात कर रहे हैं उसमें से कुछ भी धरातल पर क्या दिखाई दे रहा है, या फिर वास्तविक मुद्दे थोड़े गौण होते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता तो लगता है कि कुछ शायद कुछ मुद्दों की बात हो रही है, लोगों को कुछ इंटरेस्ट आ रहा है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कोर वोटर, ज्यादातर वोट जो करने वाले लोग होते हैं सिर्फ वही वोट करने जा रहे हैं, और बाकी जो दूसरे वोटर्स होते हैं, जो जिनको साइलेंट वोटर्स कहा जाता है, वो बहुत कम शायद मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल हितेंद्र, मैंने लगातार चर्चाओं में कहा है इस बात को कि इस बार जो है मतदाता उदासीन नजर आता है। और 2019 में देखिए उसके पास मोदी लहर थी, और साथ साथ जो एक भावनात्मक लहर जो है पुलवामा अटैक के कारण जुड़ गई थी, उस समय बम्पर वोटिंग हुई और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को बम्पर जीत भी मिली। हरियाणा की भी बात करें और दूसरे इलाकों की भी बात करें, वहां उन्हें काफी सफलता मिली। लेकिन इस बार जो है वो कोई लहर नहीं थी। हालांकि एक प्लस पॉइंट जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, और वो पूरे चुनाव के 7 चरण में देखिए 16 मार्च को जो है कार्यक्रम का अनाउंसमेंट हुआ, चुनाव कार्यक्रम का, और 2.5 महीने की एक कवायद चली जो आज खत्म हो रही है। और इस दौरान देखिए एक बात तो थी कि स्थिर सरकार और मोदी का एकमात्र चेहरा
जो प्रधानमंत्री के रूप में जो एनडीए ने सामने रखा। जबकि इंडी गठबंधन की बात करें तो उनके पास कोई सर्वमान्य वो चेहरा नहीं सामने ला सके। और कई इलाकों में, जैसे मैंने पंजाब की बात की, वहां चाहे वे एक रणनीतिक तौर पर या कोई आपसी जो अपने सीटों को बचाने की कवायद के चलते पंजाब में उन्होंने अलग अलग चुनाव लड़ा। तो आपने जो सही कहा कि तमाम मुद्दे जो वो है वो गौण रह गए। और देखिए, मंदिर और मोदी के नाम पर जो शुरुआत हुई थी चुनाव की, वो लगातार चुनाव जो है उसी आधार पर आगे बढ़ा। हालांकि न्याय पत्र भी रखा गया, न्याय का घोषणा पत्र भी रखा गया, यहाँ संकल्प पत्र भी रखा गया, मोदी गारंटी बनाम जो न्याय की गारंटी, इस अगर बात करें इस दौर पे चलाया रखा। और इंडी गठबंधन ने अलग अलग अपनी तरफ से जो ताकत बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन एक बात क्या है कि इस चुनाव में जिस प्रकार का माहौल नजर आया है, एक तरफा कोई बात नहीं कही जा सकती कि एक तरफा जो लहर है और पूर्ण बहुमत निश्चित रूप से देखिए उसके नजदीक एनडीए पहुंचेगा, मेरा यह मानना है व्यक्तिगत तौर पर। लेकिन जो इंडी गठबंधन है उसकी ओर से भी यह दावा किया जा रहा है लगातार। और लेकिन यह दावा जो है वो 3 चरणों के बाद उनका आना शुरू हुआ है कि वे बहुमत के नजदीक है। संभवतः मुझे लगता है कि उससे पहले उन्हें विश्वास नहीं था कि वे इतना कवर करेंगे और इतना जो इलेक्शन है उनके फेवर में कहीं ना कहीं जा सकता है। कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है वो और जो है मुकाबले की चीजें नजर आएगा। बिल्कुल, राजेंद्र जादौन जी से जान लेते हैं। राजेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, क्या अनुमान आपका कह रहा है, जिस तरह की बातें दोनों दलों की तरफ से, दोनों की तरफ से जो कही जा रही हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर एनडीए गठबंधन की बात करें, दोनों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं कि लहर है, एक तरह की लहर है और उसी का परिणाम जो है वो 4 जून को देखने को मिलेगा। तो क्या लग रहा है इस बार, क्या फाइट रहने वाली है इसी तरह की कि जिधर भी ज्यादा झुकाव होगा वो उधर ही सरकार बनने के चांसेस हैं, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? नहीं, देखिए, ऐसा है कि इस बार हमने ये माना था कि जिस तरह से विपक्ष ने अपने मतों का विभाजन रोकने के लिए गठबंधन किया और मुद्दे जिस तरह के पैदा हो गए, राजनीतिक और शासन व्यवस्था में जो मुद्दे खड़े हो गए और उन पर जो इन्होंने लोगों के बीच में जाकर मुद्दों को रखना शुरू किया और उसकी जो व्याख्या की, उससे लगता था कि विपक्ष जो है अब मुकाबले में आ गया। जैसे पिछले 2 चुनाव में 2014 और 2019 में जितनी कमजोर स्थिति थी, वैसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि वो बराबरी पर। लेकिन अब विपक्ष का गठबंधन तो, खासतौर से कांग्रेस वाले कुछ प्रवक्ता तो इतने अति उत्साहित हो गए हैं कि वो तो, उनको अगर ये कहे कि मुकाबला है या कड़ा मुकाबला है तो वो तो उसको भी स्वीकार करने को तैयार है। वो तो एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर को भी ये कहते थे कि ये तो भाजपा का प्रवक्ता हो गया है, उस पार्टी का प्रवक्ता हो गया। तो ये एक नासमझी टाइप की जो अति उत्साह दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि अति उत्साह वाले परिणाम तो नहीं आने वाले, क्योंकि मुकाबला है तो फिर स्थिति कुछ ऐसी। मनीष जी, बिल्कुल, मनीष जी, कहीं अति उत्साहित तो नहीं है आप अपनी जीत को लेकर के, इंडिया गठबंधन की जीत को लेकर? सर, हम अति उत्साहित नहीं है, लेकिन हम देश की जनता के मन की बात, क्योंकि 10 साल मोदी जी ने करी अपने मन की बात जी, और कांग्रेस पार्टी का जो न्याय पत्र था, कांग्रेस पार्टी ने इस बार लोगों की जन की बात को ध्यान में रखते हुए जन की बात करी है और जन भावना को देखते हुए जन की बात यह है कि अब मोदी जी जो अपने मन की बात लोगों पे थोपने का काम करते थे, उन्होंने अपने मन की चलाई और वो उनके अपना मन ही था। जो नोटबंदी फेल हुई, ये इनका अपना मन था। जो किसान सड़कों पे बैठे, ये उनका अपना मन था। जो जीएसटी फेलियर हुई, ये उनका अपना मन था। कि देश की खिलाड़ियां सड़कों पर बैठकर भी अपने घर वापस चली गई और उन्होंने उस व्यक्ति को टिकट देने का काम करा 543 सांसदों में जिस व्यक्ति के ऊपर संगीन आरोप लगाए गए थे। तो बहुत बड़ी बात है, जो व्यक्ति तानाशाही तरीके से देश में संविधान को बदलने की बात करता हो, देश में लोकतंत्र की हत्या करने का काम करता हो, उस व्यक्ति को देश की जनता 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो वास्तव में आपके सामने सच्चाई। विदुरावल जी, क्या 10 साल बाद भी मोदी लहर का कुछ असर आपको लग रहा है, इसीलिए कि आप 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 400 पार थोड़ा मुश्किल हो जाएगा? देखिए, मुश्किलों को पार करना मोदी जी ने आदत बना लिया है। 2002 से ये लोग ये कह रहे थे कि मोदी जी जा रहे हैं। इस प्रकार का इन्होंने इलेक्शन 2002 में हम याद करते हैं, गुजरात में चुनाव लड़ा था। 2007 तक आते आते तो मोदी का सौदागर बना दिया था। 2012 में कहने लगे थे कि गुजरात से बाहर मोदी जी को जानता कौन है। आज चलो इतना तो मानते हैं कि वहां पर लहर थी। इसी प्रकार से जब इतिहास की पुस्तकें पढ़ेंगे तो मानेंगे कि 2024 में
जो 2014 वाली लहर है वो सुनामी का रूप ले चुकी थी। और जब ये देखेंगे तब इन्हें पता चलेगा कि नोटबंदी कितना सफल एक एक्सरसाइज था, देश के भीतर कितना बढ़िया उन्होंने जो एक नया आयाम स्थापित किया, लोगों के मन में विश्वास जताया कि गद्दे और तकियों के अंदर छुपे हुए पैसे जो हैं वो भी निकल सकते हैं। और किस प्रकार से अभी ये बात किसानों की कर रहे थे, किसानों की समृद्धि में जो प्राचीर लिखी है भारतीय जनता पार्टी ने आकर, वो उसका जवाब जो है किसान हर चुनाव में वोट देकर करता है। निरंतर भारतीय जनता पार्टी को किसान, देश का किसान चुन रहा है। ये चंद लोग जो हैं केवल हल्ला करने के लिए कुछ बातें अगर कहते हैं तो मुझे लगता है इसका भी उल्टा असर होता है। जैसे कल से मैं बार बार कह रहा हूं, कल से हरियाणा का युवा जो है देख रहा है कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार की हरकतें की हैं, किस प्रकार से जश्न का माहौल कांग्रेस पार्टी में चल रहा है। तो इन सारे चलिए खैर ये तो अलग चर्चाओं के विषय हैं। फिलहाल बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। प्रोफेसर विदु रावल जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, मनीष खटाना जी कांग्रेस से जुड़े, और राजेंद्र जादौन वरिष्ठ पत्रकार, और अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ जुड़े। और तमाम मेहमानों ने विश्लेषण किया कि किस तरह से चुनाव चल रहा है, किस तरह से वोटिंग चल रही है और क्या कुछ इस बार रहने वाला है। ये तो हालांकि बहुत जल्द 4 तारीख को पता चल ही जाएगा जब रिजल्ट सबके सामने होंगे। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। आ गया फैसले का दिन। अब की बार किसकी सरकार, कौन जीत रहा है चुनाव, किसकी हो रही है हार, किसे मिल रही हैं कितनी सीटें, कौन बना रहा है सरकार। हरियाणा में कौन आगे कौन पीछे, कहां चल रही है कांटे की टक्कर। हर राउंड का अपडेट, हर हल्के का विश्लेषण। देखिए सबसे तेज नतीजे जनादेश लाइव 4 जून को सुबह 6 बजे से सिर्फ हरियाणा न्यूज पर।